ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ने से पहले हम कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी भी दो फंक्शन से एफ एक्स और जी एक्स को अगर हमने माना है कि वो डिफाइंड ओवर द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो इन दो फंक्शन की कॉन्वोल्यूशन को हम डिनोट करते हैं एफ स्टार जी से। और मैथमेटिकली उसकी वैल्यू क्या होती है? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू। तो जो इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है वो क्या होता है? एफ और जी का कॉन्वोल्यूशन होता है। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए क्या कहती है कि इफ़ कैपिटल एफ ऑफ एफ एक्स एंड कैपिटल एफ ऑफ जी एक्स, मतलब ये दोनों क्या हैं? फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ एक्स और जी एक्स के, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी एक्स, मतलब हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ स्टार जी एक्स के बारे में बताती है ये थ्योरम। वो क्या होगी? प्रोडक्ट ऑफ देयर फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। मीन्स अगर हमें एफ स्टार जी मतलब कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी की फोरियर फाइंड आउट करनी है, तो उसका आंसर हमें प्रूव करना है कि किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म्स ऑफ पर्टिकुलर इन्हीं दो फंक्शंस की। ठीक है, तो देखो प्रूफ इसका करते हैं। सिंपल सा प्रूफ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉन्वोल्यूशन एफ और जी के कॉन्वोल्यूशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख दी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स एफ स्टार जी डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या किया? एफ स्टार जी कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन जो भी हमने पढ़ी वो डेफिनेशन लिख दी है सेम यहाँ पे। अब जब हमने यहाँ डेफिनेशन लिखी तो डबल इंटीग्रल बन गया। अब डबल इंटीग्रल में हमें एक सिंपल सा काम करना है। यहाँ पे अगर हम इंटीग्रल में देखें तो डी यू डी एक्स जो है, हमें इसकी चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इसमें करना है। और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर थ्योरम के प्रूफ के लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों लिमिट्स क्या हैं इसमें? सेम है। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? डी यू डी एक्स को डी एक्स डी यू लिख सकते हैं। हमें इसका ऑर्डर चेंज ऐसे ईजीली कर सकते हैं। तो हम डी एक्स के रिस्पेक्ट अगर इंटीग्रेशन देखें तो विदाउट एक्स जो भी टर्म थी वो हमने बाहर लिख दी ब्रैकेट के। अब इसमें यहाँ पे अगर फंक्शन के साथ वेरिएबल x माइनस यू है तो हम क्या कोशिश करेंगे? एक्सपोनेंशियल में भी वेरिएबल क्या बन जाए? x माइनस यू ही बन जाए। तो हमने क्या किया है? प्लस माइनस एक्स यू जो है ऊपर कर लिया है। तो ये प्लस वाला यहाँ पे लिख लिया है और माइनस वाला अलग से लिख दिया। फिर ये विदाउट एक्स की टर्म है जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में बाहर लिख देंगे। तो अब तक हमने क्या किया है? फोरियर की मैथमेटिकल डेफिनेशन के अंदर कॉन्वोल्यूशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख दी है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन किया है। जो जी के यहाँ पे हमारे साथ एक्स माइनस यू है तो एक्सपोनेंशियल में भी हमने सेम टर्म बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे अगर मैं इस वेरिएबल x माइनस यू वेरिएबल को t पुट कर दूँ तो सिंपल यहाँ t आ जाएगा, यहाँ t आ जाएगा। dx की वैल्यू dt ही रहेगी, u क्योंकि इसके लिए कांस्टेंट है। तो ये जो डेफिनेशन हमारे पास t की टर्म्स में बन गई है, ये किस चीज़ की डेफिनेशन बन गई है? हमारे पास फोरियर ऑफ g की डेफिनेशन बन गई है, जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करके लिख देंगे। अब देखते हैं बाकी टर्म या दूसरी इंटीग्रल क्या बची है हमारे पास। यहाँ क्या बच गया है? u की टर्म्स बच गई हैं और u के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन बच गया है। अगर हम यहाँ देखें इस u को, चाहे तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं कि ये फोरियर की डेफिनेशन बन गई है f के फोरियर की, या फिर पहले इसको x वेरिएबल में चेंज करके लिख सकते हैं। तो x वेरिएबल में चेंज करके हमने लिखा तो ये हमारे पास क्या डेफिनेशन, क्या वैल्यू बन गई? फोरियर ऑफ स्मॉल f x। तो यहाँ पे देखो ये जो हमने एक स्टेप किया इसमें, यहाँ भी वेरिएबल चेंज किया, यहाँ भी वेरिएबल चेंज किया, ये हमने किसके कारण किया? प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के कारण किया। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में क्या कर सकते हैं? हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होता है। और यही हमारे पास एंड में आंसर आया है जो हमें प्रूव करना है। तो हेंस ये छोटा सा हमारा प्रूफ था कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के बाद हम एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं, पार्शियल आइडेंटिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तीनों के लिए ही पहले स्टेटमेंट देखते हैं और इसका प्रूफ बहुत सिंपल सा है। स्टेटमेंट पे मेन हम ध्यान देते हैं। फर्स्ट, फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए पार्शियल आइडेंटिटी क्या है? 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ एस
जी एस डी एस, जहाँ पे ये एफ और जी बार क्या है, एफ और जी क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, और बार क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को इंडिकेट करता है। तो एफ मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ, जी बार मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन जी एक्स। तो इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, सिंपल फंक्शन और फंक्शन एफ और फंक्शन जी के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट का जो इंटीग्रल होगा उसी के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर हम एफ ऑफ एस बार का मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखें तो वो भी क्या होगा, ऐसे ही इक्वालिटी आएगी। जैसे ये हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए स्टेटमेंट पढ़ी है, सेम स्टेटमेंट हमारे पास कोसाइन और साइन के लिए भी है। क्या डिफरेंस है, जैसे डिफरेंस हमारे पास इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले में था, कांस्टेंट में चेंज था मैथमेटिकल फॉर्मूले में, और लिमिट्स में चेंज थी, तो वही चेंज हमें पार्शियल आइडेंटिटी में मिलेगी। बाहर कांस्टेंट क्या होगा, 2/पाई, लिमिट्स क्या होंगी 0 to इन्फिनिटी। तो हमारे पास यहाँ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स की प्रोडक्ट का इंटीग्रल 2/पाई से मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा, सिंपल दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट के इंटीग्रल के इक्वल होगा। और फंक्शन सेम भी हो सकते हैं होल स्क्वायर करके, सेम ऐसे ही साइन के लिए है। तो देखिए हम प्रूफ पढ़ते हैं। प्रूफ हमने स्टार्ट किया है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इनटू एफ इंटू जी बार एक्स डी एक्स से। अब यहाँ पे जी बार एक्स के लिए फर्स्ट स्टेप हमने क्या लिया है, जी बार के लिए हमने इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू लिख दी है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इन्वर्स ट्रांसफॉर्म का, जो हमने पढ़ा है पहले, ठीक है। ये वैल्यू लिखने के बाद हमने क्या किया है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब जैसा मैंने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में बोला कि यहाँ पे चेंज ऑफ इंटीग्रेशन लिखना बहुत सिंपल है, क्योंकि दोनों लिमिट्स क्या है, सेम है। सिंपली हमें क्या है, ऑर्डर चेंज कर देना है, डी एस डी एक्स से डी एक्स डी एस लिख देना है। जब अब हमने यहाँ टर्म्स देखी एफ एक्स ई रेज टू पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स, अगर हम ये टर्म्स देखें तो ये सारी टर्म्स हमारे पास किसकी वैल्यू बन गई है, हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एस की वैल्यू बन गई है। तो ये हमारा छोटा सा ये प्रूफ था 2 लाइन में। अगर मैं इस प्रूफ को दोबारा से बोलूँ तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स जी बार एक्स से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेप इसमें क्या लगाना है, जी बार एक्स जो है, हमें जी बार एक्स के इन्वर्स ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिख लेना है। इन्वर्स ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखा हमने, 1/2 कांस्टेंट होता है, फोरियर में 1/2 होता है, फोरियर साइन और कोसाइन में 2/पाई होता है। तो इन्वर्स का फॉर्मूला -∞ to इन्फिनिटी लिमिट होती है। यहाँ जी बार था तो यहाँ भी क्या आएगा, कैपिटल जी बार एस ई रेज टू पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स। ये था हमारा पहला स्टेप, इन्वर्स का फॉर्मूला लिखना। दूसरा स्टेप क्या था, चेंज ऑफ ऑर्डर लिखना। तो हमने दूसरे स्टेप में चेंज ऑफ ऑर्डर लिख दिया है। चेंज ऑफ ऑर्डर लिखने के बाद हमारे पास जो अंदर ये वैल्यू बनती है, ये वैल्यू क्या है हमारे पास, बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, ये डायरेक्ट हमारे पास क्या बन गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। जनरली हम एफ ऑफ एफ एक्स ऐसे डिनोट करते हैं, पर इस पार्शियल आइडेंटिटी के स्टेटमेंट में ही दिया गया है कि एफ एस क्या डिनोट करेगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स डिनोट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में क्या था, मोड ऑफ एफ एस स्क्वायर। तो इसमें हमें सिंपल क्या करना है, एक छोटा सा स्टेप है कि हमें क्या करना है, दोनों फंक्शंस को इक्वल ले लेना है, और एफ इंटू एफ बार क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एफ का स्क्वायर हो जाएगा। बस हमारे पास ये पार्शियल आइडेंटिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म का प्रूफ कंप्लीट होता है। और सिमिलर प्रूफ आप कोसाइन और साइन के लिए अपने आप भी करके देख सकते हैं। हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं रिलेटिव टू कॉन्वोल्यूशन थ्योरम एंड पार्शियल आइडेंटिटी। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हम क्या कंसिडर करते हैं कि हमें ये इंटीग्रल दी गई है और इसको इवेल्युएट करने को बोला गया है।
तो हम सभी क्वेश्चंस को या तो कॉन्वोल्यूशन या पार्शियल आइडेंटिटी अप्लाई करके सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट सोल्व करने के लिए हमने क्या अज्यूम कर लिया, एक फंक्शन अज्यूम कर लिया जिसकी वैल्यू 1 या 0 है विद दीज कंडीशंस। तो अगर हम इस फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना चाहेंगे तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए ये फॉर्मूला होगा। अब 0 to 1 और 1 to इन्फिनिटी पे इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। 1 to इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 हो जाएगी तो सिर्फ क्या रह जाएगा 0 to 1, और 0 to 1 में फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई है 1 हो गई है। तो हमारे पास साइन ऑफ एस एक्स का इंटीग्रेशन कोस के साथ, जब कोस के साथ विद नेगेटिव अगर हम साइन देखेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट लेंगे तो साइन एडजस्ट करते हुए ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अगर हम दोबारा देखें तो इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप होगा फंक्शन अज्यूम करना, इस फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में हमने 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रल को 0 to 1, 1 to इन्फिनिटी ब्रेक कर लिया है। यहाँ वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ वैल्यू फंक्शन की 1 हो जाएगी। सिंपल साइन का इंटीग्रेशन अपर लोअर लिमिट के साथ वैल्यू ये देगा। अब यहाँ पे हमारे पास पार्शियल आइडेंटिटी जो अभी हमने पढ़ी थी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए, सेकेंड पार्ट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए पार्शियल आइडेंटिटी ये होती है। तो हम ये स्टेटमेंट दोबारा से यहाँ लिखी हुई है, तो इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हमारा फंक्शन क्या है 1, 0 to 1 में 1, 1 to इन्फिनिटी में 0, इस साइड वैल्यू क्या आ गई है 1, और इधर हमारा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या है ये हमने सोल्व की है, ये पुट कर दी। और अगर हम इसको वैल्यू देखें तो ये जो इंटीग्रल की वैल्यू आई है ये वही है जो हमें इंटीग्रल स्टेटमेंट में दिया हुआ था सोल्व करने के लिए, हैंस हमने सोल्व कर दिया यूजिंग पार्शियल आइडेंटिटी। ऐसे ही अगर हम इस फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ना निकाल के फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल देते तो अपर लिमिट लोअर लिमिट, क्योंकि कोस का इंटीग्रेशन साइन है तो लोअर लिमिट साइन 0 0 हो गया है, तो सिर्फ ये टर्म बची है। दोबारा से कोसाइन फाइंड आउट किया है तो अब हमें पार्शियल आइडेंटिटी किसके लिए यूज़ करनी पड़ेगी, पार्शियल आइडेंटिटी फॉर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पे स्मॉल एफ एक्स और एफ सफिक्स में सी मतलब फोरियर कोसाइन की वैल्यू, दोनों वैल्यू रख के हमारे पास सेकंड पार्ट वाला भी इंटीग्रल सोल्व हो गया। तो अगर यहाँ पे हमें अभी तो गिवन था साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स की बजाय यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो, से अगर हमें ये क्वेश्चन दे रखा होता साइन ऑफ ए एक्स, तो हमें कितना सा चेंज करना था, हमने ये जो फंक्शन माना है 1 और 0 जिसकी वैल्यू है, तो कंडीशन यहाँ अभी 1 के लिए थी क्योंकि x के साथ सिर्फ 1 था, अभी x के साथ a है तो कंडीशन हमें a के साथ लेनी पड़ेगी कि x 0 to a है या x ग्रेटर देन a है, और बाकी सभी स्टेप सेम यूज़ करते हुए हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो, अगर हमें स्टेटमेंट दी गई है इस इंटीग्रल को हमें सोल्व करना है। अब पिछले क्वेश्चन की तरह हमें कोई ना कोई फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। अब इस वाले पार्ट के लिए हमने क्या फंक्शन एज्यूम किया है e⁻ax और इसके लिए e⁻bx। तो हम दो फंक्शन एज्यूम करेंगे। पहले फर्स्ट फंक्शन के लिए कैलकुलेशन देखते हैं। फंक्शन e⁻−ax के लिए मैंने कोसाइन ट्रांसफॉर्म लिखी। कोसाइन ट्रांसफॉर्म जब लिखी तो हमारे पास जो इंटीग्रल बना उसकी हमें डायरेक्ट वैल्यू पता है बाय फॉर्मूला। अपर लिमिट लोअर लिमिट करके सोल्व किया है तो वैल्यू हमारे पास ये बन गई है। सेम स्टेप्स लगाते हुए g(x) जो सेकंड फंक्शन हम अज्यूम करेंगे उसके फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू ये बन जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यूजिंग पार्शियल आइडेंटिटी। अब लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन एक ही था तो हमने पार्शियल आइडेंटिटी का सेकंड पार्ट यूज़ किया था। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, दो अलग अलग फंक्शन है तो हम पार्शियल आइडेंटिटी का फर्स्ट पार्ट ही यूज़ करेंगे। हमने कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया है तो पार्शियल आइडेंटिटी भी हम कोसाइन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख दिया हमने, पार्शियल आइडेंटिटी फॉर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फॉर्मूले में 1 2 3 4 इन चारों की वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करके देखा, सिंप्लीफाई बस कितना करना पड़ेगा हमें,
यहाँ पे ये जो इंटीग्रल है इसके लिए सोल्व करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में ये साइड सोल्व की थी, और ये साइड सोल्व करना बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास बन जाती है इंटीग्रल की वैल्यू, यहाँ पे 1/a+b और यहाँ पे 2/π ये टर्म आ गई है, और a+b जो बाहर कांस्टेंट है, a/b, a+b नहीं a/b, ठीक है। तो यहाँ से पार्शियल आइडेंटिटी यूज़ करके फ़ायदा क्या होता है इन क्वेश्चंस में, देखो अगर हमने पार्शियल आइडेंटिटी यूज़ कर ली है तो एक इंटीग्रल इसको डायरेक्ट सोल्व करना, या फिर इस इंटीग्रल की प्लेस पे हमें ये एक छोटा सा इंटीग्रल, बहुत इजी इंटीग्रल सोल्व करना पड़ा, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है पार्शियल आइडेंटिटी को यूज़ करके। अब सेकंड पार्ट, अगर एक और लास्ट हम टॉपिक देखें तो यहाँ पे देखो sin ax/ax और a² + x² है, तो हम ये पढ़ चुके हैं अभी क्वेश्चंस में कि sin ax/x है तो फंक्शन कैसा अज्यूम करना है, फंक्शन हमें ऐसा अज्यूम करना है, और a² + x² है तो हमें फंक्शन कैसे अज्यूम करना है, एक्सपोनेंशियल में अज्यूम करना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन अज्यूम होगा e⁻−ax और एक अज्यूम होगा 1 to 0 विदिन दिस लिमिट, और क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, फोरियर कोसाइन फाइंड आउट करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए, जो आप इजीली अपने आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।